नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा और तीनों के तीन 100 रुपीज के नीचे है। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में यही क्वेश्चन होते हैं कि 100 रुपीज में ऐसे मिलता क्या है? अगर मिल भी जाए, क्या उसमें सही में फ्यूचर में कुछ ग्रोथ होने वाला है? कि 100 रुपीज में कुछ कंपनीज अगर मैं ढूंढ पाऊँ, क्या फ्यूचर में उसका ग्रोथ होने का चांसेस है? तो आज यहाँ पे मैं 3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो तीनों के तीनों कंपनी फ्यूचर में एक मल्टीबिगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। और इस तीनों कंपनी मेरे बहुत पसंदीदा कंपनी है, तो पूरा डिटेल्स में डिस्कशन मैं करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना। तो उनमें से जो फर्स्ट कंपनी है, वो एक छोटा-सा बैंक है, जिसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इस कंपनी भी 100 रुपीज के नीचे चल रहा है, मतलब 100 अंडर 100 रुपीज चल रहा है। तो 100 रुपीज के नीचे चल रहा है कंपनी। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर कर लेता हूँ। देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली एक फाइनेंस कंपनी था। उसके बाद बैंक का लाइसेंस मिला और आज धीरे धीरे करके वो अच्छा खासा पॉजिटिव व्यू दिखा रहा है, एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। देखिए, किसी भी कंट्रीज के इकोनॉमिकली अगर ग्रोथ हो, तो उस कंट्री में सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाला है बैंकिंग सेक्टर का। क्योंकि इकोनॉमिकली ग्रोथ होना मतलब सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के माध्यम से होगा। बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। उस पैसे से वो फिर से दूसरों को लोन देंगे और उसके बेसिस में ऑल ओवर बिजनेस बढ़ेगा और किसी भी कंट्रीज का ग्रोथ होगा। तो एक के साथ एक रिलेटेड है। तो इसीलिए मैं बैंक को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ऑब्वियसली बैंकिंग में मुझे वही कंपनी पसंद है जो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी बनने जा रहा है। तो उनमें से मैं उज्जीवन बैंक को चूज किया। क्यों किया, चलो एक एक करके सारे पॉइंट चेक कर लेते हैं। अगर मैं उज्जीवन बैंक का क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस में बात करूं, आप देख सकते हैं 19% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। टोटल ग्रॉस लोन बुक का मतलब कंपनी लोन बुक कर रहा है 19% के आसपास। टोटल डिपॉजिट कितना हो रहा है 22% के आसपास। ये भी अच्छी पॉइंट्स है। रिटेल ट्रेडर्स जो है और कासा रेशियो जो है वो कितना है 30%। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट लगा, क्योंकि कासा रेशियो का मतलब होते हैं करंट एंड सेविंग अकाउंट। तो करंट एंड सेविंग अकाउंट अगर कम हो, तो किसी भी बैंक्स के लिए थोड़ा-सा एक प्रेशर बनता है, इसीलिए कि मान के चलिए कासा रेशियो मतलब करंट एंड सेविंग अकाउंट्स में जो पैसा आते हैं, तो उनमें से बैंक को करंट अकाउंट जो लोग कर रहे हैं, तो उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट में वो मिनिमम मतलब 3 से 3 साढ़े 3% के इंटरेस्ट के माध्यम से उसको कस्टमर को पेमेंट करना होगा। तो इसका मतलब बैंक को सस्ते इंटरेस्ट है सस्ते इंटरेस्ट में पैसा मिल रहा है। तो कासा रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतने ही खास बन सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा वीकनेस दिखा। बाकी जो एनएनपीए है, तो वो भी 2% के आसपास है और देखा जाए तो सीए मतलब सीआरएआर जो है वो 24% के आसपास है। तो ये भी ठीक-ठाक देखने को मिला और टोटल एम्प्लॉइज़ है 22,800 के आसपास। ऑल ओवर इंडिया में पूरा का पूरा देखा जाए तो सिर्फ जम्मू कश्मीर इसको छोड़कर बाकी ऑल ओवर इंडिया में कंपनी खुद के ब्रांच को फैला चुके हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में कंपनी अलग लेवल के खुद का प्रेजेंस बना चुके हैं। बाकी कुछ मतलब स्टेट में देखा जाए तो जैसे तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस तमिलनाडु, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में है। तो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है इस जगह पे देखने को मिलेगा। उसके बाद महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, यूपी, साथ ही साथ इस तरीके से अलग-अलग स्टेट में इसका प्रेजेंस देखने को मिलेगा। तो कंपनी की जो ग्रोथ है, वो अभी चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए, कंपनी की जो ग्रोथ है, वो आपको फाइनेंशियल डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। अगर कंपनी के रेवेन्यूज़ की साल भर की बात करूँ, तो देखिए किस तरीके से कोविड के टाइम में 3,000 करोड़ का सेल्स था। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का रेवेन्यूज़ 6,400 करोड़ हो चुके हैं। 6,400 करोड़ का मतलब है ऑलमोस्ट दुगना से भी ज़्यादा। तो कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अगर वही चीज़ को मैं प्रॉफिट के हिसाब से देखूँ, जो प्रॉफिट यहाँ पे कम हो गया था, वो धीरे-धीरे करके देखिए प्रॉफिट एकदम ना के बराबर उल्टा नेगेटिव में चला गया था 2022 में। अभी फिर से वो रिकवरी करके पीक लेवल में है। मतलब कंपनी का सेल्स भी बढ़े, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़े। तो यही कंपनी की एक स्टेबिलिटी है। दूसरा पॉइंट, कंपनी के ऊपर बिज़नेस और पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी रिटेल बैंकिंग के ऊपर 86% काम कर रहा है, ट्रेज़री के ऊपर 11% एंड होलसेल बैंकिंग के ऊपर 2%। तो कंपनी का जो माइक्रो बैंकिंग है, सबसे ज़्यादा माइक्रो बैंकिंग के ऊपर कंपनी का प्रेजेंस है। क्योंकि कंपनी एक छोटा-सा फाइनेंस कंपनी था, जैसे बंधन बैंक ने खुद के बिज़नेस को स्टार्ट किया था, उसी तरीके से उज्जीवन बैंक भी सेम टू सेम कैटेगरीज़ में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। और उसके बाद बैंक का लाइसेंस मिला
और आज वो बैंक बन चुके हैं। इस कंपनी के ऊपर एक वीकनेस पॉइंट मैं आपको बता दूं। देखिए, दो तरीके से लोन, मतलब हर बैंक दो तरीके से लोन देते हैं, एक सिक्योर लोन, एक अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर लोन का मतलब होता है कि बैंक्स आपको कोई भी चीज को गिरवी रखकर लोन देते हैं, तो उसको सिक्योर लोन कहा जाता है। मान के चलिए कल आप लोन ना मिटा पाए, तो बैंक आपका जो कागजात है उसको आपने जो गिरवी रखा है, तो वो कागजात को बेचकर, मतलब उस प्रॉपर्टीज को बेचकर वो पैसा निकल लेंगे। अनसिक्योर्ड लोन मतलब कोई भी आपको कागजात ना लेकर ही लोन दिया जाता है, सिर्फ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस में। तो वहाँ पे अगर आप भाग भी जाए, तो बैंक आपको यहाँ पे लोन उठाने के लिए बहुत बड़ा बैंक का दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो कोई भी प्रॉपर्टीज गिरवी नहीं है। तो यहाँ पे अनसिक्योर लोन बहुत बड़ा एक दिक्कत बन सकता है। तो इसीलिए इस बैंक के ऊपर एक सबसे ज्यादा वीकनेस पॉइंट है, वो है अनसिक्योर लोन। तो अनसिक्योर लोन बहुत ज़्यादा वो प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे कंपनी के एनपीए बढ़ जाते हैं। अगर मैं एनपीए के बारे में बात, तो देखिए किस तरीके से खुद के एनपीए को मेंटेन्स किया। पहले 3% तक कंपनी के एनपीए हो जाते थे, आज 0.41% के आसपास है। मतलब एनपीए कई हद तक कंपनी कम कर चुके हैं। जित जितना एनपीए को कम करेगा उतना ही खास है। जैसे देखिए, बीच में तो 0.40 के आसपास हो गया था, फिर से धीरे धीरे करके एनपीए बढ़ रहा है। तो यही दिक्कत है इस कंपनी का, कि एनपीए बढ़ रहा है, मतलब कंपनी का अनसिक्योर्ड लोन बढ़ चुके हैं, जिसके चलते कंपनी का पैसा डिफॉल्ट हुआ है। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एनपीए बढ़ चुके हैं। अभी देखिए, कंपनी के ऊपर दो चीजों को नोटिस करना। कंपनी के अगर मैं वैल्यूएशन के देखूं तो एकदम सस्ते में देखने को मिला है। तो कोई भी अच्छी कंपनी अगर एकदम लो वैल्यूएशन के ऊपर देखने को मिले, लो पीडीसी के आसपास देखने को मिले, तो एक बिग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट को देखूं, तो कंपनी देखिए हाई ग्रोथेबल। 10 साल पहले कंपनी का 600 करोड़ का बोरिंग्स था, आज बढ़ के 33,000 करोड़ हो चुके हैं। देखिए 600 करोड़ मतलब उस टाइम लोन भी कम दिया जाता था, उस टाइम प्रॉफिट भी कम होते थे। आज कर्जा ज्यादा लिया तो उस पैसे से वो ज्यादा लोन भी दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का अच्छा खासा अर्निंग भी हो रहा है। तब पे बोरिंग्स भी बहुत स्ट्रांग है। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से, एफएस के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रोमोटर के, सॉरी, पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग्स है। डीएस के पास उतने ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है जितना होल्डिंग होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से जो सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला, जो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, उस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने के पोटेंशियल मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर हूँ। अभी आपको कंपनी के टेक्निकली चार्ट के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, कंपनी जब लिस्टिंग हुआ था तब इसका प्राइस था 62 रुपीज़। उसके बाद बिग क्रैश होकर कंपनी आ गया था 15 रुपीज़ के आसपास। 15 रुपीज़ से फिर से वो 60 रुपीज़ तक जर्नी किया, और अभी वो हाई लेवल को टच करके वो नीचे आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी 42 के आसपास चल रहा है। जब वीडियो देखेंगे शायद चेंज हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बिग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कंपनी मुझे दे रहा है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा राय पॉजिटिव है। आपके व्यू क्या है जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है इजी टी प्लानर। तो और एक 100 रुपीज के अंडर एक कंपनी है जो मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी है, जो है इजी टी प्लानर। देखिए, इजी टी प्लानर के मुझे दो पॉइंट्स बेस्ट लगा। पहली बात देखिए, कंपनी का बिजनेस क्या है। फ्लाइट्स का बिजनेस, होटल्स का बिजनेस, होटल्स एंड फ्लाइट्स, साथ ही साथ ट्रेन, बसेस, हॉलीडेज पैकेज, कैब्स, साथ ही साथ एक्टिविटीज, साथ ही साथ वीसा से लेकर अलग अलग सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। अभी कंपनी के दो नया बिजनेस कंपनी शुरू करने जा रहा है। पहली पहली बिजनेस है, कंपनी ईवी बसेस बनाने जा रहा है, और वो भी खुद के सब्सिडरीज के माध्यम से। दूसरा बिजनेस ये भी है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उस सेक्टर में भी वो घुसने जा रहे हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर भी वो कंपनी एंट्री होने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इजी टी प्लानर का जो बिजनेस मॉडल है बहुत स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों के मन में यही है कि कंपनी लगातार एक करेक्शन का माहौल में है, तो कंपनी बेकार है। देखिए, चार्ट को देखकर हम लोगों को डिसीजन नहीं लेना है कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है कितना नहीं है। देखिए, चार्ट आपको बहुत बार आपको अच्छे परफॉर्मेंस होने के बाद भी आपको लॉसेस दिखाएगा, मतलब डाउन साइड दिखाएगा। जैसे लास्ट 2 ईयर्स से आप एच डी एफ सी बैंक का हर क्वार्टर्स को देख लेना, अच्छा खासा रिजल्ट आया, फिर भी एच डी एफ सी बैंक आज भी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या बैंक खराब है? बिल्कुल नहीं। तो ओवरऑल इस बैंक के जो व्यू है वो एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे देखिए, कंपनी का जो ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यूज है, मतलब कंपनी जिस तरीके से ऑनलाइन बुकिंग कर रहा है, उसके रेवेन्यूज है 22,740 मिलियन के आसपास। तो 4% के आसपास ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हो रहा है। इबिटा मार्जिन 509 मिलियन, मतलब 34% ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हो रहा है। और रेवेन्यूज ग्रोथ 23% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। प्रॉफिट का ग्रोथ आफ्टर टैक्सेस 24% का ग्रोथ हो रहा है। तो बेस्ट तरीके से
यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी देखिए बता रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट ओटीए प्लेटफ़ॉर्म है, मतलब ऑनलाइन जो टिकट बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म है, तो वो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। 2008 में स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर आज भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, ऑनलाइन ट्रैवल जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें जो बुकिंग होते हैं, तो वो जो प्लेटफ़ॉर्म है, उस प्लेटफ़ॉर्म में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। साथ ही साथ देखिए कैश जो सरप्लस है, वो भी कंपनी के ऊपर मतलब नेगेटिव डेप्थ है, मतलब डेप्थ एकदम ना के बराबर है। और साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी ऑन ऑन मतलब ओनली प्रॉफिटेबल ओटीए, मतलब देखिए बहुत सारे कंपनीज है इस ओटीए प्लेटफॉर्म का। उनमें से एक गवर्नमेंट कंपनी है जो है आईआरसीटीसी, जो प्रॉफिटेबल में है। और दूसरा एक कंपनी है जो है इजी टी प्लानर, जो इजी इजी माई ट्रिप, ये भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। बाकी सारे इस प्लेटफॉर्म के बहुत सारे कंपनीज लॉसेस में है। देखिए प्रॉफिटेबल सीन्स इन वो भी कहाँ से, कोविड के बाद से कंपनी अलग लेवल का प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। तो मतलब कंपनी देखिए कॉस्ट कॉस्ट जो एफिशिएंसी है, मतलब कॉस्ट जो एफिशिएंट है, वो भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो ओवरऑल हर पॉइंट्स को यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशन, मतलब एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशंस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। अभी देखिए कंपनी के ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस के ऊपर किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। 2020 में था सिर्फ 550 मिलियन के, सॉरी बिलियन के आसपास, वो आज बढ़ चुके हैं 1383, 26% के आसपास ग्रोथ हुआ लास्ट 4 ईयर्स में। सोचिए कहाँ से कहाँ तक ग्रोथ हुआ। अभी देखिए ट्रैवल जो मार्केट्स है, इसका भी 26% के आसपास की ग्रोथ हो रहा है। ऑनलाइन जो ट्रैवल मार्केट है, वो 2020 से लेकर 2024 तक देखा जाए तो 27% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। तो एक अलग लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, जहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे हो रहा है, यूएस में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, साथ ही साथ और भी अदर्स कुछ कंट्रीज में देखने को मिल रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए आज लोगों के पास टाइम नहीं है कि काउंटर में जाकर टिकट खरीदारी करें। वो घर बैठे ही सब कुछ करना चाहते हैं। तो उसको वही प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे डिस्काउंट मिले, जहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अब अच्छे सुविधाएं मिले, एक से बेनिफिट मिले, तो वही कंपनी को वो चूज कर सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा फायदा कंपनी को मिल रहा है। देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कंपनी का ग्रोथ कहाँ पे हो रहा है, फ्लाइट्स के ऊपर 15%, होटल्स के ऊपर 10%, बसेस के ऊपर 12%, रेल के ऊपर 7%, और बाकी जो टोटल अदर्स है 12 से 13% का ग्रोथ इस सेक्टर के ऊपर हो रहा है। अभी देखिए इंडिया के जो मतलब जो ट्रैफिक पैसेंजर का ग्रोथ हो रहा है, मतलब कितने सारे लोग ट्रेन और फ्लाइट से मतलब बुकिंग कर रहे हैं टिकट को, किस तरीके से जर्नी कर रहा है। अगर वो देखा जाए तो 2020 में सॉरी 2021 में 54 के आसपास था। मैं 2020 को छोड़ ही देता हूँ, इस टाइम जहाँ बहुत ज़्यादा लोग फ्लाइट से ट्रेन से जर्नी किया था, क्योंकि बाकी तो सब बस मतलब जो कार्स वगैरह वो तो बंद था। तो अभी 2021 से देखा है तो 54 था मिलियन के आसपास। वो ग्रोथ होकर 2024 में कितना 156 बना, 2027 में बनेगा 220, और 2032 में बनेगा 330, मतलब लास्ट 10 ईयर में 2.5 गुना के आसपास बनने वाला है। और साथ ही साथ देखिए इंटरनेशनल पैसेंजर जो ट्रैफिक है, वो और भी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो लास्ट 10 ईयर में 2% से भी ज़्यादा, मतलब दुगना से भी ज़्यादा, 2% नहीं दुगना से भी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है। तो ये एक सीधा सीधा आपको एक क्लियर कट अंदाजा दे रहा है कि कंपनी के ऊपर कितना ग्रोथ आने वाले हैं। अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी देख लेते हैं। जैसे कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देख लीजिए, लगातार कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते चले गए। 2000 में सिर्फ 180 करोड़ था, आज 600 करोड़ के आसपास है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 3 गुना बढ़ चुके हैं। तो उसी तरीके से अगर प्रॉफिट को देखूं तो प्रॉफिट भी देखिए 32 करोड़ से 103 करोड़, पहले 135 करोड़ के आसपास चला गया था। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो ग्रोथ है बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। अभी देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 7,000 करोड़ के आसपास है। वैल्यूएशन मुझे सस्ता लगा इंडस्ट्रीज के हिसाब से। आरओसी आरओई बेस्ट है, कर्जा एकदम जीरो है, इनकम भी जबरदस्त है। ओवरऑल इस कंपनी के बैलेंस शीट को देखूं, देखिए हर साल कंपनी के जो कर्जा है वो घटते चले गए और अभी जीरो हो चुके हैं। रिजर्व हर साल बढ़ते चले गए, लास्ट 10 ईयर्स में 5 करोड़ से 450 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब देखिए कहाँ से कहाँ तक 100 टाइम्स कंपनी का रिजर्व बढ़ चुके हैं। और टोटल जो मतलब फिक्स्ड एसेट है वो भी 4 करोड़ से 11 करोड़ बन चुके हैं। एज ए इन्वेस्टर अगर कंपनी में दम नहीं होता तो इंस्टीट्यूशन कब का माल बेचकर भाग जाते हैं। इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर ही सकते हैं कि सर कंपनी में इतना दम है तो इंस्टीट्यूशन ज़्यादा क्यों होल्डिंग नहीं किया। क्योंकि देखिए कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, और जिस प्लेटफॉर्म अभी भी जस्ट स्टार्टिंग है, जिस प्लेटफॉर्म का अभी सर ग्रोथ होना शुरू हुआ है, तो उस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा होल्डिंग नहीं उठाते हैं। तो बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, कंपनी जब लिस्टिंग हुआ था तब इसका प्राइस था सिर्फ 12 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद कंपनी जर्नी करने के बाद 75 तक गया था। उसके बाद करेक्शन होकर आज 40 के आसपास चल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं।
तो इस वीडियो के लास्ट जो कंपनी है उसके नाम बता दूँ, उसका नाम है सालासर इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो सालासर इंजीनियरिंग लिमिटेड वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है। क्यों मेरी फेवरेट कंपनी है, मैं आपको बता दूँ। देखिए कंपनी टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं, पावर सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस के ऊपर, साथ ही साथ देखा जाए तो मतलब पोल्स के ऊपर, हेवी स्टील जो स्ट्रक्चर्स है उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी का जो लंबा सा लिस्ट कस्टमर का दिखेगा, क्लाइंट्स का लिस्ट आपको लंबा सा देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे गवर्नमेंट संस्थाएं इसका कस्टमर है। देखिए इंडस टावर भी इसका कस्टमर है, आईटी भी इसका कस्टमर है। तो बड़े से बड़े कस्टमर इसके बीच देखने को मिल जाएगा। तो चलो कंपनी के कुछ पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ। जैसे टोटल टेलीकॉम टावर सप्लाई कंपनी 50,000 से भी ज़्यादा कर चुके हैं। और उसके साथ-साथ अगर ये भी देखेंगे तो कंपनी 600 से भी ज़्यादा हैप्पी क्लाइंट्स है इसका। और टो टोटल 25 कंट्रीज़ को कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं। 110 के मतलब करीबन-करीबन 1000 सॉरी 100 थाउज़ेंड का मतलब 100,000 का टोटल मेट्रिक टन एनुअली प्रोडक्शन कंपनी का कैपेसिटी है। तो 500 किलोमीटर पावर ट्रांसमिशन कंपनी कर चुके हैं और 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेलवे मतलब रेलवे के जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको भी सप्लाई कंपनी दे चुके हैं। तो कंपनी का कितना स्ट्रेंथ है आप चलो इस कंपनी का कस्टमर का बेस और भी देख लेते हैं। इसी टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल भी इसका कस्टमर है और साथ ही साथ देखा जाए तो इंडस टावर, साथ ही साथ टावर विजन, साथ ही साथ हुआई, इस तरीके से बड़े दिग्गज से दिग्गज अमेरिकन टावर्स, जियो, साथ ही साथ देखा जाए तो इरेक्शंस, तो इस तरीके से HICL, तो बड़े से बड़े दिग्गज टावर कंपनी इसका क्लाइंट्स है। तो साथ ही साथ पावर सेगमेंट में जैसे कि KEC है, अदानी है, टाटा प्रोजेक्ट है, वेल है, तो इस तरीके से APB है, पावर ग्रिड है, L&T है। तो इस तरीके से अलग-अलग कंपनी से इसका बहुत बड़ा कस्टमर है। और जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे EP है, साथ ही साथ इंडियन रेलवे है और उसके साथ OPTCL है, साथ ही साथ HVPN है। तो बड़े से बड़े देखिए अलग-अलग दिग्गज क्लाइंट इसके पास देखने को मिल जाएगा। तो कंपनीज़ के जो डिटेल्स डेटा है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। कंपनी का जो ऑर्डर बुक मतलब कंपनी को करंट जो ऑर्डर बुक यहाँ पे मिल चुके हैं। देखिए डोमेस्टिक जो ऑर्डर मिला है कंपनी का 19,528 करोड़ के आसपास। इंटरनेशनल जो APS के ऊपर ऑर्डर मिला 2,440 करोड़ के आसपास। ऑर्डर अंडर हैविंग स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन 830 करोड़ के आसपास। साथ ही साथ मोनोपोलीज के ऊपर 668 करोड़ के आसपास। एक्सपोर्ट ऑर्डर कंपनी को मिला है टेलीकॉम टावर्स के ऊपर 550 करोड़ के आसपास। कुल मिलाकर टोटल 31 ऑफ मार्च के डेटा के हिसाब से कंपनी का टोटल ऑर्डर मिला 24,000 करोड़ के आसपास। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ज़्यादा 24,000 करोड़ नहीं 24,000 मिलियन है। मतलब 200 मतलब 2,409 2,400 नहीं 240 करोड़ का आटा कंपनी टोटल मिल चुकी है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से माफ़ी चाहता हूँ 240 नहीं होगा 2,400 मतलब टोटल 2,400 करोड़ का टोटल ऑर्डर्स कंपनी को मिला है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से कंपनी को ऑर्डर्स मिला। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का ग्रोथ कितना है। अगर मैं कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो एक हाईली स्ट्रांगली ग्रोथ कंपनी है। कंपनी के रेवेन्यूज़ लगातार बढ़ते चले गए। लास्ट 5 ईयर्स में रेवेन्यूज़ डबल हो गया, प्रॉफिट भी दुगना हो गया। दुगना नहीं, ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास हो चुके हैं। 22 करोड़ से 55 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो कंपनी की जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से बात करो देखिए कंपनी अभी भी 3,000 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का प्राइस 21-22 रुपीज़ चल रहा है। आप जो वीडियो देखेंगे शायद चेंज हो सकते हैं। कंपनी इसके ऊपर देखिए वैल्यूएशन मुझे थोड़ा-सा हाइक लगा। ये पॉइंट्स वीकनेस है, बाकी ROC, ROE ठीक है। कर्जा थोड़ा-सा ज़्यादा है और कंपनी की इनकम चलो ठीक-ठाक है। कंपनी के बैलेंस शीट को देखूँ तो रिज़र्व भी बढ़ा, कर्जा भी बढ़ा और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़े। तो जो लोग सोच रहे हैं कि 350 करोड़ का कर्जा लेकर रखा है, क्या वो मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं क्योंकि हाथ में रिज़र्व भी है, हाथ में फिक्स्ड एसेट भी है। उसके साथ-साथ हाथ में कैश भी कितना है? ओवरऑल 29 करोड़ का कैश है। तो एज़ अ इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट किया। एफएस के पास पहले 0 होल्डिंग था, आज होल्डिंग 8% हो गया। अभी डीएस के पास होल्डिंग्स नहीं है, बाकी पब्लिक के पास होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स देखने को मिल चुके हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिला कि होल्डिंग्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। रही बात टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, देखिए कंपनी जब लिस्टिंग हुआ था तब इसका प्राइस था सिर्फ 2 रुपीज़ के आसपास। ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्राइस है। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर गया और कंपनी 35 तक जाने किया। मतलब कंपनी ओवरऑल अगर मैं एंट्री पॉइंट से टारगेट पॉइंट तक देखूँ तो 1400% का रिटर्न दे चुके हैं। तो फिर से देखिए कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश हुआ था। उसके बाद कंपनी फिर से रिकवरी करने का शुरू कर चुके हैं।
तो मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली सोचूँगा। आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करना और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। किसी भी कंपनीज़ को बाय सेल करने से पहले आपके एक बार सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।